बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से अध्याय 2 करेंगे, जिसका नाम है बहुपद। अध्याय 2 है ये एनसीईआरटी का क्लास 9th का, जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1.2 को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें, ताकि आपको जो है वीडियो मिलती रहे, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें लिखनी होंगी, वो लिख लीजिए, ताकि आपको जो है ये प्रश्नावली करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहली चीज़ है आपको यहाँ पर लिख लेना है। पहली चीज़ क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ के ही समझेंगे। ठीक है, तो कह रहा है पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से, यानी निम्नलिखित नीचे दिए हुए व्यंजकों में से एक चर में बहुपद और जो है और कौन कौन से नहीं है। ठीक है, यानी एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद एक चर में नहीं है, कारण के साथ जो है आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें बताना है कि नीचे जो बहुपद लिखे हुए हैं ना, नीचे व्यंजक जो लिखे हुए हैं, उनमें एक चर में कौन बहुपद है और जो है कौन कौन से नहीं है एक चर में बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, एक आया है चर और बहुपद, और यहाँ पर जो है व्यंजक। ठीक है, तो इस तरह से जो समीकरण दे रखे होते हैं, x 4x², इस तरह से 3x 7, इस तरह से जब भी आपको देखने को मिले तो वो व्यंजक कहलाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो उस तरह का, जो इस तरह का क्वेश्चन हो, तो वो व्यंजक कहलाएगा। उसके बाद अब देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहली जो समझने वाली चीज़ है, अब हम समझेंगे चर के बारे में। सबसे बात करते हैं, चर की बात करते हैं कि भाई चर क्या होता है। ठीक है, हमने पढ़ा, अब चर होता क्या है वाकई में, चर की बात करते हैं। जो चर क्या होते हैं, देखिए आपने यहाँ पर अल्फ़ाबेट पढ़े हैं, यहाँ पे ए से लेकर के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं यहाँ पर जेड तक, ए से लेकर के A to Z, यहाँ पर सारे जो आते हैं वो चर कहलाएंगे। ठीक है, वो सारे क्या कहलाएंगे, यहाँ पर चर कहलाएंगे। ए से लेकर के जेड तक कोई भी जो है यहाँ पर लेटर आता है तो वो चर कहलाएगा, चर की श्रेणी में जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है अचर। ठीक है, अचर क्या होती है, अचर में जो भी संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर के यहाँ पर 0, 1 से लेकर के 1 0 0 से लेकर के यहाँ पर 100 तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो आपकी अचर की श्रेणी में आती हैं, उन्हें अचर कहते हैं। ठीक है, तो चर और अचर आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है, आपने पद शब्द सुना होगा। पद का मतलब होता है एक पोजीशन व्यक्ति की, जैसे कि आप मतलब कोई व्यक्ति है, किसी कंपनी में काम करता है, तो उसकी उस कंपनी में कोई पोजीशन होगी, कौन से पद पर है, यानी कौन सी पोजीशन पर है। ठीक है, तो कितने पद होते हैं कंपनी में, एक पद तो होता नहीं है, यानी बहुत सारे लोग कंपनी में काम करते हैं, तो बहुत सारी पोजीशंस होती हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से पद को समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये कंपनी है। ठीक है, अब ये क्या है, कंपनी है, एक कंपनी है। अब कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो कंपनी में क्या होता है, अब ये लोग लगे हुए हैं, तो यहाँ पर अलग अलग पद पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इससे ऊपर होगा, ये इससे नीचे होगा, तो इस तरह से ये अलग अलग पद पर हैं, यानी अलग अलग पोजीशन पर लगे हुए हैं और काम करते हैं। तो यहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से और इनकी स्किल्स के हिसाब से ने जो है पोजीशन मिली हुई है। तो यहाँ पर अलग अलग पद हैं। तो कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी में एक पद होता नहीं है और ना ही एक व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, पोजीशन अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग पद हैं इनके। तो यहाँ पर कोई छोटे पद पर होगा या कोई बड़े पद पर होगा, यानी अलग अलग पोजीशन इनकी बनी हुई है कंपनी में। तो उसी प्रकार से ए से लेकर के जेड तक के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, इनकी भी क्या होती है, पोजीशन होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये एक पद पर है, ठीक है, फिर ये दूसरे पद पर आ गया, ये तीसरे पद पर आ गया, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ x, फिर लिख दूँ प्लस करके y, फिर लिख दूँ z। तो यहाँ पर इसी तरह से ये क्या है, पहले पद x आ गया,
मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z है, तो तीनों ने काम किया और तीनों जो है x y z, तो ये एक क्या बन गया, अब एक पद था तो ये एक पद हो गया। ठीक है, अब ये बात कर रहा है बहुपद। बहुपद मतलब एक से एक पद, ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, तो इसे कहेंगे हम बहुपद। यानी एक से अधिक पद जब होते हैं तो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहु मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा पद जब आते हैं तो बहुपद कहते हैं। जब एक रहेगा यानी x y z कोई भी रहेगा तो एक रहेगा तो एक पद होगा, और एक पद, ये एक पद कहलाएगा। ठीक है, अब ये बहुपद हो गया। ठीक है, अब ये बहुपद हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, अब आपको समझ आ गया कि पद क्या होते हैं। पद मतलब जैसे कि कंपनी में पोजीशन पर लोग लगे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए x है, ये x का पद है, इसके पास ये y है, y का पद है, और ये z का पद है, तो सबको जोड़ देंगे तो एक समीकरण बन जाएगा। और इस समीकरण को अलग अलग पदों से मिलकर बना है, इससे इसमें एक से अधिक पद हैं, इसीलिए हम कहेंगे ये जो समीकरण है एक बहुपद है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा बहुपद क्या होता है। उसके बाद देखिए चर। चर आपको समझ आया, ए से लेकर के जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं वो चर कहलाते हैं, और अचर वो होते हैं, संख्याएं जितनी भी होती हैं वो अचर कहलाती हैं। ठीक है, तो इतना यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है एक चर में बहुपद। मैंने बहुपद तो बता दिया कि बहुपद हो गया, एक चर में क्या होता है। चर का मतलब हो गया, यहाँ पर आपको पता ही है, यहाँ पर देखिए ए से लेकर के जेड तक, तो ये बात कर रहा है एक चर में। एक चर में यानी पूरा जो समीकरण बनेगा या तो उसमें x हो, यानी x यूज हो, या फिर उसमें y सभी जगह y हो, यानी प्लस में y हो, 3y, इस तरह से कोई भी संख्या ऐसे y यूज हो। ठीक है, सभी में y, यानी दूसरा नहीं आना चाहिए, y हो पूरे समीकरण में, या तो y यूज होगा या फिर जो है z यूज होगा, यानी कोई भी इस्तेमाल होगा तो वो एक चर होगा। यानी आपको पता चल गया ये चर होता है, तो यहाँ पर एक ही चर होगा। ABCD से यहाँ से कोई भी उठा लेंगे, एक चर उठाएंगे, यहाँ पर एक होना चाहिए। अब पद क्या हो गया, पद ये हो गया 1 2 3, यानी जब एक से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा प्लस में लिख दिए जाएं तो यहाँ पर समझ लीजिए कि बहुपद है। अगर यहाँ पर 2 भी लिख दिया ना, x + y, तो ये भी बहुपद है। ठीक है, लेकिन ये दो चर में बहुपद है। देखिए x है और y है, तो ये दो चर में बहुपद है। ठीक है, अब बात करेंगे तीन चर में बहुपद की, x + y + z। अब देखिए x + y + z ये एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा को जोड़ा गया है तो ये बहुपद हो गया। ये एक पद हो गया, दो पद और तीन पद, यानी इसमें तीन पद हैं तो ये बहुपद है। और यहाँ पर जो है पहला पद है x, दूसरा पद है y, तीसरा पद है z, तो इन तीनों को जोड़ दिया है तो ये है तीन चर में बहुपद। इसमें कितने चर हैं, x y z, तीन चर लगा रखे हैं, तो ये तीन चर में बहुपद है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर 2x + 3y और यहाँ पर y लिख दूं, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये बहुपद है, एक से ज़्यादा पद हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए प्लस में जो निशान जोड़ रखे हैं, यानी दो अगर जोड़ दिए ना तो भी वो बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा पद हैं तो ये बहुपद है। और साथ ही ये देखिए कितने चर में बहुपद है, यहाँ पर कितने चर हैं, x है और y हैं, तो यहाँ पर x और y ही चर हैं, तो यहाँ पर दो चर हैं, इसीलिए ये दो चर में बहुपद है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा एक चर में बहुपद क्या होता है और दो चर में बहुपद क्या होता है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ बताना है कि क्या है। ठीक है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर देख लेते हैं क्या है और कैसे है, ये बताना है आपको। सबसे पहले कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर पार्ट है 4x² - 3x और 7, ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर कितने चर, सबसे पहले तो देखिए पद कितने हैं, एक हो गया, ये पूरा पद हो गया, दो हो गया, ये पद हो गया, इसका मतलब ये बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुपद है, ये हमें पता चल गया। अब इसमें चर देखने हैं, कितने चर हैं, हमें ये कह रहा है एक चर में बहुपद होना चाहिए, एक से ज़्यादा चर होंगे तो हम इसे बहुपद नहीं मानेंगे। ठीक है, एक चर में बहुपद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये है हमारे पास 4x², इसमें भी -3x है, और यहाँ पर जो है 7 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं x ही यूज किया, पूरे समीकरण में एक ही चर है,
तो हम कहेंगे ये वाला हमारा बिल्कुल सही है, एक चर में बहुपद है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक चर में बहुपद है। बहुत ही आसानी से हमें पता चल गया एक चर में बहुपद है। अब बात करते हैं दूसरे की, क्या ये भी बहुपद है? यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये रहा, एक चर है इसमें और दो पद हैं इसमें, एक और दो को जोड़कर ये बना है, तो इसमें दो पद हैं और एक चर है। तो ये भी हम कह सकते हैं एक चर में बहुपद है। ठीक है, एक चर में यहाँ पर बहुपद है, ये भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर इस वाले को देखिए, तो ये भी हो गया। तो यहाँ पर रीजन आप लिख सकते हैं, कहते हैं ना यहाँ पर लिखा हो कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो कारण आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक चर है और यहाँ पर एक से अधिक पद दिए हुए हैं, इसलिए एक चर में बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है, 3 यहाँ पर वर्ग रूट टी है, ठीक है, प्लस टी वर्ग रूट 2। तो यहाँ पर ये एक चर में ये बहुपद ही नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बहुपद में प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए, यहाँ पर जो है प्राकृतिक संख्याएं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुपद नहीं होगा और इसको कट करेंगे। ठीक है, अगला उसी तरह ये भी है, देखिए यहाँ पर ये भी जो है बहुपद नहीं होगा, इसको भी कट करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुपद नहीं है। यहाँ से ये देखो माइनस में आ गया है, तो ये बहुपद नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर जो है बटे में आ गया, इसलिए उसके बाद हम यहाँ देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। यहाँ पांचवा पार्ट है, कह रहा है कि x की पावर 10 है, साथ ही यहाँ पर y की पावर 3 है। x की पावर 10 है, y की पावर 3 है और साथ ही जो है t की पावर 50 है। तो अब बताइए ये बहुपद है? बिल्कुल ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर x y t यहाँ पर लिखे हैं, तो ये बहुपद है। और यहाँ पर ये बताना है कितने चर में बहुपद है, इसमें कितने चर हैं, यहाँ पर x है, y है, t है, तो ये ABCD से हमने यहाँ से 3 चर ले रखे हैं, तो ये 3 चर में बहुपद है। ठीक है, तो ये बहुपद है, आपको लिख देना है एक चर में बहुपद है, जो ये एक चर में बहुपद है, ये एक चर में बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर जो है ये जो है पांचवा ऑप्शन, ये 3 चर में बहुपद है। तो आप आंसर इस तरह से लिखेंगे, ये 3 चर में बहुपद है, इसमें x y t और के यहाँ पर पद दे रखे हैं। ठीक है, एक से अधिक है इसीलिए बहुपद है और 3 चर में बहुपद है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो हमें क्या करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब गुणांक क्या होता है ये हम पहले समझ लेते हैं, गुणांक क्या होता है। ठीक है, अब ये देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, गुणांक का मतलब है गुणा हुआ अंक, यानी जिस जोन से अंक के साथ गुणा हो रखी है उस अंक को हमें लिखना है। यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमें ढूंढना होगा इन क्वेश्चनों में, और इस एक्स स्क्वायर के साथ जिस भी अंक की गुणा हो रखी होगी, यानी ये एक्स स्क्वायर जिस भी अंक के साथ गुणा होगा वो अंक हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये किसके साथ गुणा है, यानी यहाँ पर हम ढूंढेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला जो है पार्ट, इसका पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि ये 2 लिखा हुआ है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, यहाँ पर हम इसको लिख ही लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें इसका गुणांक लिखना है। क्वेश्चन क्या है कि हमें लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हमें ढूंढना होगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर गुणांक का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसकी गुणा इसके साथ हो रखी हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इसका गुणांक कहलाएगा। तो हमें एक्स स्क्वायर यहाँ मिल गया। अब एक्स स्क्वायर के साथ आप देखेंगे यहाँ पर किसी भी संख्या की गुणा नहीं हो रखी है, तो अब हम इसका गुणांक कैसे निकालेंगे। तो इसका एक तरीका है, वो क्या तरीका है, यहाँ पर क्या है, एक की गुणा हम किसी के भी साथ करते हैं तो हमें संख्या वही मिलती है, इसीलिए हम यहाँ पर हम लिख देंगे इसका गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक। यहाँ पर हम आसानी से गुणांक लिखेंगे, 1 हमारा गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1 गुणांक लिख दिया है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट कहता है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। तो यहाँ पर अब देखना है इसका गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर देखना है, एक्स स्क्वायर हमें ये मिल गया। अब इसके साथ किसकी गुणा है, यहाँ पर 1 है और माइनस भी है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा हमारा, इसका गुणांक जो हो जाएगा यहाँ पर आप लिखेंगे गुणांक जो है, यहाँ पर आप लिख ले गुणांक क्या हो गया इसका जो गुणांक होगा यहाँ पर
ये आपका गुणांक हो जाएगा ये जो है -1। क्यों हो जाएगा -1? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक है स्क्वायर के आगे, तो यहाँ पर मैं एक यहाँ पर माइनस है तो माइनस के आगे एक था, यहाँ पर जैसे कि एक था यहाँ पर प्लस था तो प्लस का एक हो गया, अगर माइनस है तो माइनस का एक हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट क्या कहता है, π/2 एंड x की क्यूब प्लस x, ये बता रखा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हमें एक्स स्क्वायर देखना है। तो एक्स स्क्वायर क्या है, ये रहा। अब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या गुणा हो रखी है, आप देखेंगे ये π/2 हो रखा है। तो गुणांक लिखेंगे हम यहाँ से, गुणांक। तो यहाँ पर ये हम इसका गुणांक इसको लिख लेते हैं। गुणांक जो हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, π/2, ठीक है। गुणांक जो हो जाएगा यहाँ पर π/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया π/2। चलिए अब करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर इसका पार्ट 4। पार्ट 4 क्या कहता है, पार्ट 4 यहाँ पर लिख लेते हैं। पार्ट 4 कह रहा है कि वर्गमूल, यहाँ पर वर्गमूल 2 कह रहा है कि वर्गमूल यहाँ पर 2x प्लस माइनस जो है 1 है। तो इसका गुणांक क्या है, यहाँ पर हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर कहाँ पर है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका जो गुणांक हो जाएगा, यहाँ पर इसकी गुणांक है ही नहीं इसके साथ, तो गुणांक नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसका गुणांक भी हमने निकाल लिया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 35 के घात के द्विपद, यानी द्विपद का और 100 के घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हमें 35 के घात के एक द्विपद और यहाँ पर जो है 100 के घात के एक पदी का उदाहरण देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं अपनी मर्जी से। तो बस उसमें एक शर्त क्या होनी चाहिए, यहाँ पर घात जो है 35 होनी चाहिए और यहाँ पर जो है 100 होनी चाहिए। तो 2 एग्जाम्पल देने हैं, तो चलिए देते हैं। पहला हम एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर 35 की घात का। तो 35 की घात के द्विपद का, ठीक है, द्विपद का समीकरण होना चाहिए। 35 की घात के द्विपद का समीकरण बताना है, ठीक है। द्विपद होनी चाहिए, यानी x अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x की 35 प्लस y की घात 35, ठीक है। तो द्विपद है यहाँ पर 35 की घात का द्विपद का ये समीकरण मेरा हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, अब अगर आप करेंगे दूसरा वाला करेंगे, दूसरा क्या है, 100 के घात का एक पद का उदाहरण दीजिए। तो मैं अगर यहाँ पर ले लूँ y की 100 प्लस यहाँ पर ये इतना भी लिख सकता हूँ, एक पद का एक उदाहरण दीजिए। तो यही हमारा एक पद का उदाहरण हो गया, ठीक है। क्यों, एक पद है, इसमें केवल y है और यहाँ पर प्लस में कुछ भी नहीं है, तो एक पद है सिर्फ इसमें, और इसमें 2 पद हैं, x और उसके बाद प्लस करके दूसरा y वाला पद है। तो यहाँ पर 2 पद हैं। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब देख, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यहाँ पर नीचे दिए गए जो बहुपद हैं कुछ, इनकी घात लिखनी है। क्या है, प्रत्येक बहुपद की हमें घात लिखनी है, ठीक है, कि कितनी घात है, बहुपद की घात लिखनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 1-1 क्वेश्चन देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला पार्ट है, क्या है, 5x3 प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुपद हो गया। अब इसकी घात देखनी है, तो यहाँ पर जो घात अधिकतम होगी हम उस घात को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5x3, तो 3 घात है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी घात कितनी है, घात हमारी कितनी है, 3। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। नंबर 2 उसी तरह करेंगे हम। 2 क्या है, 4 माइनस y², इसकी घात कितनी होगी, आप देखिए, बताइए आप, घात कितनी होगी। तो यहाँ पर घात जो होगी, देखिए बहुपद होना चाहिए। क्या कह रहा है, प्रत्येक बहुपद की घात। अगर बहुपद नहीं होगा तो यहाँ पर घात हम नहीं लिखेंगे। क्या है, बहुपद होना चाहिए। कह रहा है कि प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, 2 है मैक्सिमम। घात मतलब क्या होती है, घात का मतलब होता है जो भी यहाँ पर जो, अगर मान लीजिए मैंने y ले लिया, तो y के ऊपर यहाँ पर जो है स्क्वायर में, यहाँ पर जो है अगर मैं 10 लिख दूँ तो y की घात 10 हो गई, और y के ऊपर अगर मैं यहाँ 50 लिख दूँ तो 50 हो गई। उसी तरह यहाँ पर x की 2 लिख दूँ तो x की घात क्या है, 2 है, ठीक है। जो भी इस तरह से ऊपर लिखा होता है ना, x y z के जो भी, यहाँ पर मैं अगर दूसरा लेता हूँ, यहाँ पर जो है
यहाँ पर मैं ले लेता हूँ y ले लिया, x y z और z ले लेता हूँ, ठीक है। z की घात मैं यहाँ पर 5 करता हूँ, तो इस तरह से जो भी लिखा होगा ना ऊपर, तो ये जो होती हैं घातें होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, y की घात कितनी है ऊपर, ये y की घात है हमारी 2, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट कहता है कि यहाँ पर 5t माइनस वर्गमूल 7। तो यहाँ पर देखिए t की घात, हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले वेरिएबल, आपने चर सुना होगा, चर, ठीक है, चर को कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पर चर हो गया। तो यहाँ पर चर में क्या है, टी दिखा रखा है और टी की घात है, कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये डिफॉल्ट वाई डिफॉल्ट क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर जो है 1 घात इसकी पहले से है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे घात क्या है हमारी 1, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब नंबर 4 3 है। अब यहाँ पर कोई भी चर ही नहीं है, तो चर नहीं है तो घात भी नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या हम लिख देंगे, घात हमारी क्या है हमारे पास 0, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि यहाँ पर बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद जो हैं रैखिक हैं और कौन कौन से यहाँ पर द्विघाती और जो है कौन कौन से त्रिघाती हैं। तो हमें नीचे कुछ बहुपद लिखे हुए हैं, इन बहुपदों में से हमने पहचानना है कि कौन कौन से जो बहुपद हैं द्विघाती हैं और त्रिघाती हैं और जो है एक घाती है। तो इस तरह से कौन कौन से बहुपद यानी रैखिक है। रैखिक का मतलब होता है एक घात वाले बहुपद आएंगे, यहाँ पर कोई भी जो है एक घात से अधिक घात नहीं होगी, यानी स्क्वायर भी नहीं लगा होगा, ठीक है, तो वो रैखिक हो गए। तो यहाँ पर हम पहला देखते हैं, पहला आप यहाँ पर लिख लीजिए, पहला लिखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसका पार्ट 1x यानी x की पावर स्क्वायर और x। तो यहाँ पर देखिए ये द्विघात है, तो कौन कौन से क्या है ये हम क्या लिखेंगे, इसको किसकी श्रेणी में हम रखेंगे, ये जो आ गया हमारा किसकी श्रेणी में आ गया, ये हमारा जो है त्रिघात। यहाँ पे देखिए त्रिघात, द्विघाती, त्रिघाती और बहुपद रैखिक, ठीक है, 3 चीजें हैं यहाँ पर। पहला रैखिक है, दूसरा है द्विघाती और तीसरा है त्रिघाती। तो यहाँ पर देखिए ये द्विघाती है, क्या है, द्विघाती। तो यहाँ पर आप लिखें द्विघाती, तो ये हो गया आपका द्विघाती। नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट 2 में क्या कह रहा है, x माइनस एक्स की क्यूब। तो आप यहाँ पर सिंपल देख सकते हैं क्या है, ये है आपका त्रिघाती, साफ साफ दिख रहा है त्रिघाती, ठीक है, तो ये त्रिघाती हो गया। नेक्स्ट नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है कि y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी द्विघाती है, ये भी आपका क्या है, द्विघाती है, ठीक है, यहाँ पर द्विघाती है, तो यहाँ पर आप लिख लें यहाँ पर द्विघाती, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये हो गया आपका द्विघाती। नंबर 4 क्या कहता है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स, ये क्या है आपका, कितने घाती है, यहाँ पर रैखिक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी घात नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ये रैखिक हो गया। नंबर 5 आ गया, नंबर 5 है 3t, तो ये वाला भी आपका रैखिक हो गया, सेम टू सेम, ठीक है, ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका r, यहाँ पर r भी है। तो छठा जो है पार्ट इसका कहता है कि यहाँ पर r की स्क्वायर है, तो यहाँ पर जब भी स्क्वायर हो गया द्विघाती हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर द्विघाती, तो यहाँ पर ये आ गया आपका द्विघाती हो गया। तो इस तरह से आपका ये द्विघाती भी हो गया। और अब लास्ट वाला जो पार्ट है हमारा 7 पार्ट है, पार्ट 7 कह रहा है 3x क्यूब। तो यहाँ पर आप क्यूब देखेंगे तो ये त्रिघाती हो गया, घाती, ठीक है, तो ये आपका हो गया त्रिघाती। तो इस तरह से हमारा जो है ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा चैप्टर है, ये जो चैप्टर यहाँ पर जो है प्रश्नावली समाप्त हो गई है। 2.1 एक्सरसाइज हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। तो आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ पर 2.2 लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको ख़त्म कर दिया। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके।
ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास 12th और 11th की जो है इकोनॉमिक्स इस चैनल पर जो है करा रखी है। यहाँ पर हिंदी मीडियम में क्लास 12th और जो है 11th की इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कराया जा चुका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैथमेटिक्स जो है क्लास 9th और 10th की जो है यहाँ पर शुरू करेंगे। तो 9th का तो आपको पता ही है अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे लेक्चर, सारे जो है वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, पूरा कोर्स हो जाएगा। तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन दबा लें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।